उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको उर्दू पेडागोजी की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक की मदद से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको उर्दू पेडागोजी की सभी PDF और उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर की मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल ये है कि ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए। लैंग्वेज की क्लासरूम में जब टीचर लिखने की शुरुआत करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहना चाहिए, यानी कि जो टॉपिक है उसके बारे में बच्चे तार्किक रूप से चिंतन करें और जो नए विचार हैं उनको इकट्ठा करें, एकत्रित करें। या तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए इक्तबास को नकल करने के लिए कहे, यानी कि कोई टॉपिक पर ब्लैक बोर्ड पे लिखे और जो इक्तबास है, जो पैसेज है, उसको वो नकल करे। या तलबा से मुख्तलिफ इक्तबास पढ़ कर स्कूल आने के लिए कहे कि आप बहुत सारे जो पैसेजेस हैं उसको घर से पढ़ के आइए। या तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहे। तो जब कभी भी क्लासरूम में लिखने की शुरुआत करनी चाहिए तो एक टीचर को स्टूडेंट से ये कहना चाहिए कि वो टॉपिक से रिलेटेड लॉजिकल थिंकिंग करें और जो नए आइडियाज़ उनके मन में हैं उनको इकट्ठा करें, यानी कि मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए एक टीचर को कहना चाहिए ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल यह है कि ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, एक ही स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है उसे हमें ढूंढना है। पहला है बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। क्या ये बात सही है? गलत बात है, क्योंकि अगर आप लोग चौमस्की के भाषा विकास के सिद्धांत की बात करें तो चौमस्की ने अपने भाषा विकास के सिद्धांत में ये कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं कह रहा है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि जब बच्चे घर पे होते हैं 5 या 6 साल की उम्र तक वो घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, तब भी उनके पास लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा कहते हैं। तो बच्चे घर पे ही ज़बान सीख चुके होते हैं, स्कूल आकर नहीं सीखते हैं, तो इसलिए ये वाला गलत है। चौथा देख लीजिए, बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं। जी नहीं दोस्तों, मुख्तलिफ वसाइल से नहीं, बल्कि हर बच्चे में ज़बान सीखने की जो सलाहियत होती है वो पैदाइशी होती है। जैसा कि चौमस्की का कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वही कथन यहाँ पे उर्दू में है, यानी कि यही वाला जो हमारा बयान है वो दुरुस्त है, बाकी दुरुस्त नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि दर्ज झेल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तख्लीकी महारत यानी कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। दोस्तों अगर मैं लैंग्वेज स्किल की बात करूं तो लैंग्वेज स्किल 4 होती हैं, जिसको हम लोग LSRW के रूप में याद कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। ये 4 स्किल होती हैं, लेकिन जो स्किल के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। स्किल जो होती है, एक होती है रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल और दूसरी होती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल को हम लोग वसूल करने की महारत कहते हैं, जबकि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल को हम तख्लीकी महारत कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि वसूल करने की महारत कौन है और तख्लीकी महारत कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल की बात करें तो लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, ये दोनों जो हैं
वो आपकी वसूल करने की महारत है। वसूल करने की महारत कौन है? पढ़ना और सुनना। ठीक है, ये दोनों आपकी वसूल करने की महारत हो गई। जबकि अगर मैं बात करूं बोलना और लिखना की, तो ये दोनों जो हैं वो आपकी तख्लीकी महारत हैं। ठीक है, बोलना और लिखना तख्लीकी महारत हो गई, सुनना और पढ़ना वसूल करने की महारत हो गई। आपसे पूछा जा रहा है तख्लीकी महारतों में शुमार किसका होता है? तो बोलना और लिखना का। आई बात समझ में? तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लेते हैं कि सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर किया जाता है। जब हम सबक की बात करते हैं तो उसमें जब हम वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या निसाबी किताब यानी कि जो सिलेबस की बुक है उसमें और सबक में यानी कि लेसन में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है इसलिए करते हैं, या फिर यह निसाबी किताब को जाजिब यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है, या यह जामिद तस्वुरात को समझने में माविन होते हैं, या सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। तो सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि तस्वीर जामिद तस्वुरात को समझने में मददगार होते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल ये है कि तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? तो अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए बच्चे में फीलिंग्स होनी चाहिए, यानी कि तअस्सुराती जो पहलू है उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अगर आपको एक बच्चे को अच्छा मुसन्निफ बनाना है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल यह है कि तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने फैसला किया कि उन्हें काम दे। पहले नज़्म पढ़ाती है टीचर, फिर उन्हें काम देने का फैसला करती है। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हों। ठीक है, नज़्म पढ़ाने के बाद उसे कौन सा काम देना चाहिए जिससे बच्चे पूरी सरगर्मी से शरीक हों? पहला काम है बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए, या बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए, या बच्चों से पूरी नज़्म हर्फ ब हर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए, या बच्चों से नज़्म में आए नए अल्फाज की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक टीचर की, टीचर सबक पढ़ाने के बाद नज़्म पढ़ाने के बाद अगर वो एक्टिविटी देना चाहती है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें सभी बच्चे शामिल हों, तो उसको चाहिए कि वो बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहे। यहाँ पे हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ें अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि दूसरी जमात के उस्ताद निशा तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है? नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद करें, या फिर मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के मानी के बारे में क़यास करें, या फिर तलबा तमाम नए अल्फाज के लिए मुश्किल लुग़त देखें, या फिर तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशानज़द कर लें और फिर उनके मानी याद करें। तो अगर आपको ज़ख़ीरे अल्फाज यानी कि वोकैबलरी बच्चों की बढ़ानी है तो आप क्या कीजिए, बच्चों को जो मौजूदा सियाक है उसमें नए अल्फाज के मानी के बारे में क़यास करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए, गेस लगाने के लिए कहिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल है कि दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वह इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करें। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश कर रहा है, क्या सुनने की सलाहियत जांचने की कोशिश कर रहा है, बोलने की, पढ़ने की, या फिर लिखने की। अब दोस्तों ध्यान दीजिए,
पहले टीचर बहुत सारे हरकतों सकनात के साथ एक्टिंग करके हाथ के इशारे करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता है और फिर तलबा से कहता है कि उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करें। तो टीचर चेक करना चाह रहा है कि बच्चों की जो बोलने की सलाहियत है वो कैसी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सुनने की सलाहियत टीचर चेक कर रहा है, सुनने की सलाहियत नहीं बल्कि बोलने की सलाहियत चेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर टीचर कहता कि जो मैंने कहानी सुनाई उसको ज्यों का त्यों बऐन ही सुनाओ, तब वो सुनने की सलाहियत को चेक करता। लेकिन टीचर कह रहा है कि इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा सुनाओ, यानी कि तुम अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो कहानी सुनाने में। तो इस तरह से टीचर जांच करने की कोशिश कर रहा है बोलने की सलाहियत। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल कि क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का क्या मतलब है। तो क्लासरूम की दीवारों पे हम बेहतरीन तस्वीर इसलिए लगाते हैं ताकि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बच्चों के सामने हो, यानी कि पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुताल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पे चस्पा करना, यही बेहतरीन तस्वीर होने का क्लासरूम की दीवारों पर मतलब है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को कहते हैं। डिसकैलकुलिया रियाजती ख़राबी यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कहते हैं। डिसग्राफिया जो होता है वो आपका लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने में दिक्कत या परेशानी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं है, यहाँ पे जो सवालों का सिलसिला है वो ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि डेली रात 9 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हमारा लाइव क्लास होता है। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको अपने ईमेल से लॉगिन कीजिए, MM सर्च करके उसे फॉलो कर लीजिए। अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं आपको लिंक देता रहूँगा हमारे लाइव क्लास की। साथ ही साथ कम्युनिटी टैब में, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी मैं आपको लाइव क्लासेस की लिंक शेयर करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।